Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, स्पेशली अगर आप रीट, सुपर टेट, केवीएस, रीट प्लस बी, एमपी टेट, मतलब जितने भी मैं नाम लूँ कम ही होगा, एमएस टेट, जितने भी एग्जाम्स हैं आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे होंगे, मज़ा आएगा आपको करने में, है ना। तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। बिल्कुल विमलेश जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। ध्यान रखिए, इस टाइम पर सेफ रहिए। और सेशंस एक्चुअली बैक टू बैक हो रहे हैं। ये वाला जो मंथ है पूरा बहुत ही ज़्यादा बिजी लग रहा है मुझे, और मैंने खुद ही ऐसे आफत मोल ली है, बट क्योंकि घर में रह करके या मतलब सिर्फ बंद रह करके वो थोड़ा सा फिर नेगेटिविटी आती है, तो अच्छा है कि काम किया जाए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम भयंकर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चंस मजा आएगा आपको करने में, फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया, मैं कमेंट्स लगाती हूँ आप लोगों के, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। यानी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, तो हम बात करें अगर एजुकेशन की, तो कौन सा एक मॉडल सबसे बेहतर रहेगा, कौन सा एक स्कूल सबसे बेहतर रहेगा, स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सबसे बेहतर रहेगा। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं इंग्लिश वाले भी, मज़ा बिल्कुल आ जाता है जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, स्पेशली थोड़े से अनकंफर्टेबल होकर के भी सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। बिल्कुल, हाँ, काम करने का मन कराना पड़ता है। किसी ने पूछा काम करने का मन कर रहा है, उस पर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, नहीं तो मैं भी 4-5 दिन खूब सो रही थी आंखें बंद करके। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम यानी कि स्कूल ऑफ थॉट कह लीजिए, मॉडल कह लीजिए, तो ये रचनात्मकतावाद होता है, जिसको हम सृजनवादी उपागम भी कहते हैं, इसको हम निर्मितवादी भी कहते हैं, रचनावादी भी कहते हैं और सृजनवादी भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म है जिसपे आपका पूरा एनसीएफ बेस्ड है, जो लेटेस्ट अगर हम बात करें जो करिकुलम है वो इसी अप्रोच को फॉलो करता है। इसमें बात क्या होती है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात होती है कि बच्चा अर्थ का निर्माण कर पाए, उसकी रियल लाइफ से जोड़ो आप लर्निंग को, उसके अनुभवों से जोड़ो आप लर्निंग को, और जब अनुभवों से जुड़ेंगे बच्चा एक्टिव होकर के सीखेगा। क्या होगा, एक्टिव होकर के सीखेगा तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। यानी कि प्याजे वाइगॉस्की यही कहते हैं, समाज और संस्कृति, मतलब प्याजे समाज संस्कृति की बात नहीं करते बट वाइगॉस्की करते हैं, लेकिन दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के सीख सकता है, ज्ञान का निर्माण कर सकता है, समाज के साथ, संस्कृति के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, इन सब चीजों को इंटरेक्ट करके वो अपना निर्माण करेगा संज्ञान का। ठीक, दूसरी एक चीज, टीचर को यहाँ पे भगवान नहीं बनाया गया, टीचर को यहाँ पर फैसिलिटेटर बनाया गया, जो डंडा लेकर के नहीं खड़ा, जो सहायता प्रदान करेगा, जो आपको आपको हेल्प करेगा। एक तरीके से सीखेंगे आप, खुद सीख जाएंगे, बस तरीका जो है वो टीचर का उस तरीके का होना चाहिए। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात है जिसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ये आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आजकल, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है एक और दूसरे तरीके से। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, आप एक बार रिफ्रेश कीजिए, क्लियर हैं चीजें यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। ये यूके टेट में पूछा गया है ना, यूके ये उत्तराखंड ही है, ज्यादा हवा में ना उड़े यूके वाले लोग, बहुत खुश हो जाते हैं यूके सुन करके। खैर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं एक बार। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। भाई राजेश है, आप अपना नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये परेशानी थी, कोई बीमारी थी, कोई इंसिडेंस हुआ होगा, 1 महीने तक वो स्कूल जा नहीं पाया। ठीक है बात, इसके आगे की बात क्या है, जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। भाग के लंबे सवाल मतलब दौड़ना नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले दुखी ना हो, डिवीजन के जो क्वेश्चंस थे उसको करने में प्रॉब्लम हुई, जो स्वाभाविक सी बात है कि भैया अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर आपको भारी लगने लगती हैं चीजें, या आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन बड़ा है तो इससे ज्यादा जूम होगा तो दिखेगा नहीं फिर आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 1 मिनट रुको ऐसे ही थोड़ा ना, एक क्रिएटिविटी के साथ ये सेशन चलता है, ऐसे टेक्नीशियन भी मैं हूँ, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर भी मैं हूँ, है ना, कैमरामैन भी मैं ही हूँ, वुमेन कैमरा पर्सन। ओके फाइन, चलो आते हैं फटाफट से यहाँ पे। अगर हम बात करें, हाँ, तो अगर हम बात करें तो वो 1 महीने तक स्कूल नहीं गया, डिवीजन के क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहे। अब कई बार निराशाजनक अनुभवों में
निराशाजनक मतलब उसको एक्सपेक्टेशन के अनुसार कह लीजिए, या बहुत ही डिमोटिवेशन हुई कि भैया निराश हो गया वो कि मैं तो फेल हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि असफलता हाथ लगी, क्वेश्चंस ठीक से नहीं हो पा रहे थे, जो बड़े क्वेश्चंस थे डिवीजन के वो नहीं कर पा रहा था। अब इस केस में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी कि जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक, ये है काम की बात। संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक, संवेगात्मक मतलब इमोशनल और नेचुरल स्टिमुलस क्या होगा? नेचुरल का मतलब आप समझते हैं, एक होते हैं कुछ, अगर हम बात करें पेवलोव की जो थियोरी है उसमें हमने ये चीज समझी है कि नेचुरल स्टिमुलस क्या है। नेचुरल स्टिमुलस वो जो आप नेचर में होते हैं, जैसे भूख लगने से, फियर से डर लगना, ये सब क्या है? नेचुरल चीजें हैं। लेकिन जो घंटी से मतलब जो बैल थी उसको खाने से जोड़ दिया तो वो बैल क्या थी? वो नेचुरल स्टिमुलस नहीं थी, वो कंडीशनड स्टिमुलस थी, वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस थी। तो यहाँ नेचुरल स्टिमुलस क्या है बताएं एक बार। लंबे भाग के सवाल हैं भाई, स्टिमुलस हैं ये लंबे भाग के सवाल, या फिर ये असफलता है? लंबे भाग के सवाल या असफलता? देखो, जो अगर हम बात करें ना तो आंसर क्या होगा इसका? चिंता की बात बहुत ज्यादा नहीं की जाती। जो असफलता है ना वो यहाँ पर एक नेचुरल स्टिमुलस का काम करेगा, स्वाभाविक उत्तेजक है जो जिसकी वजह से हम डिफीट फील करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता बाय नेचर। तो ये क्या हुआ? ये इसका एक बेसिक आंसर हुआ। होपफुली आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। स्टिमुलस की अगर मैं बात करूं तो जो समस्या थी मैथ्स की वो था स्टिमुलस यानी उद्दीपक। रिस्पॉन्स क्या था उसका? उसने किया लेकिन गलत हो गया। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है और असफलता हमें दुख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? मतलब कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी को किस प्रकार का जो किस टाइप की जो लर्निंग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? आंसर कीजिए फटाफट से। मूड ना हो पढ़ने का फिर भी मूड चेंज होता है आकर के। बहुत बढ़िया प्रतिभा, यही तो बात है ना। ये आप लोग आंसर कीजिए। बालक के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला अधिगम का प्रकार बता दीजिए थोड़ा सा, हम भी जान लेंगे आपके सहारे से। देखो, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा वो अनुकरण करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने क्या जो एक ग्रुप है पीयर उसमें रहेगा, उसके साथ ही जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो करेगा आपकी पर्सनैलिटी को जो अधिगम है वो अनुकरण या इमिटेशन कह लीजिए। आप देख लीजिए जीवन पर्यंत आप देखते भी हैं, किसी ने कोई साड़ी ले ली तो जो आपकी दूसरी एक आंटी है कोई है वो भी चाहेगा यार वैसी लेनी है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कह लीजिए बेंड्यूरा की, ये क्या है? बहुत ज्यादा प्रभावित करती है जीवन पर्यंत, इन्फ्लुएंस करता है जो आपका ग्रुप है वो एक व्यक्ति को। ठीक है, तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखते ना, मेरे दोस्त ने आईफोन लिया है, चाहे घर बेच के लिया हो लेकिन आईफोन लिया है, तो अब मैं भी वही लूंगा। तो ये जो जितनी चीजें जो इन्फ्लुएंस करती हैं, ये अनुकरणात्मक अधिगम जो है, इमिटेशन की बात करते हैं बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी में, वहां से बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए मूवीज वगैरह का जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, इन सब चीजों का आप पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप नेगेटिव लोगों को ही देखेंगे, ऐसे ही लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको भी दुनिया में कमी कमी नजर आएंगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक बात है, नेचुरल सी बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। मतलब सीखने का वो सिद्धांत, मतलब लर्निंग का वो एक थियरी जो अवलोकनीय व्यवहार, पूर्ण रूप से अवलोकनीय क्या है? हाँ, ये बहुत ज्यादा, मतलब हम देखते नहीं है कि असली खुशी है कहाँ। खैर, तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार, अवलोकनीय व्यवहार क्या है? अवलोकनीय व्यवहार है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं कहेंगे, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, जो दिख रहा हो, ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब जिसको देखा जा सके बाहर। तो ये आपका व्यवहारवादी मॉडल है, रचनावादी नहीं है। व्यवहारवादी मतलब बिहेवियरिज्म तो आप जानते ही हैं, आपको अच्छे से याद होंगे, वॉटसन इसके जनक हैं, यानी कि बिहेवियरिज्म के फादर हैं वॉटसन। पेवलोव, स्किनर, बेंड्यूरा, इवन बेंड्यूरा तो बाद में चेंज हो गए, इवन जो आपके थॉर्नडाइक हैं, ये सब जो हैं जुड़े हुए हैं व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद कहता है भैया जो व्यवहार में दिख रहा है वही है सच्चाई,
बाकी आप कितने अंदर से अच्छे हो, बुरे हो, आपको कितनी नॉलेज है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दिखा कितना पा रहे हो वही मैटर करता है। तो ये वही लोग हैं जो परसेंटेज देख करके कहते हैं कि भैया 90% आए तो इंटेलिजेंट होगा पक्का। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन पर, टोटली ऑब्जर्वेशन पर क्या करेगा, विश्वास रखेगा, बिहेवियरिज्म। और इसको बहुत ज्यादा हम फॉलो करते हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा हम बिहेवियरिज्म को ही डेली लाइफ में देखते हैं, नेचर में देखते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में अधिगम, यानी कि जो अधिगम है, लर्निंग है बच्चों में, वो कैसे होगी। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण, यानी कि आप ट्रांसफर कर देगा, शिक्षक आपके अंदर भर देगा नॉलेज को, या फिर ज्ञान को रटने से होती है। तो ऐसे जो खतरनाक खतरनाक शब्द हैं इनको आप छोड़ दीजिए। फिर है पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होती है। अच्छा जी ठीक है, क्रिया करके होती है। पाठ्य पुस्तक तो कितनी किताबें आपने आज तक पढ़ी हैं, और किताबों से जो मतलब कह सकते हैं, मानते हैं हम सारी बातें, लेकिन सबसे बेहतर लर्निंग कब होगी, जब आपके एक्सपीरियंसेस से जुड़ जाए, जब आपके ये 5 सेंसेस से जुड़ जाए। दैट इज द बेस्ट थिंग, जब आप एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो क्रिया करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है बात, तो ये एक बात है हम मान लेते, लेकिन ये तो भाई ये तो फादर है एक तरीके से ना, मतलब ऐसे डोंट टीच योर फादर वो वाली बात है। जो डी ऑप्शन है ये कह सकता है ए से। ठीक है, खैर मैं बहुत ज्यादा आजकल मजाक के मूड में रहती हूँ, ये बनाया हुआ है मैंने चेंज करने के लिए। खैर देखिए एक बार, संकेत ऐसे ह्यूमर क्या है, एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, इफ यू रिमेम्बर डिस्कस तो किया था हमने। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम यानी कि साइन लर्निंग, जिसको ई टॉलमैन ने दिया था। साइन लर्निंग की अगर हम बात करें, संकेत अधिगम की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर कैसे सीखा जाता है या किस चीज पर फोकस होता है ये बताइए। सभी का वेलकम है लेट्स लर्न पर, नए पुराने ताजे और जितने भी मतलब बिना ताजे लोग हैं सबका। ठीक है, पहला है वातावरण, फिर है दूसरा आपका पारंपरिक अनुकूलन, थर्ड वन इज मनोवैज्ञानिक एंड लास्ट वन इज मनोदैहिक। बताओ एक बार। मनोदैहिक होता है मन और देह दोनों को प्रभावित करने वाला, जिसको हम टेंशन कह सकते हैं। बताओ एक बार, आंसर करो फटाफट से। संकेत अधिगम मनोदैहिक नहीं होता सरकार। संकेत अधिगम जो है पारंपरिक अनुकूलन का एक क्या है, तरीका है। वही जो कंडीशनिंग की बात ये भी कर रहे हैं, इनको परपोजिव बिहेवियरिज्म से जोड़ा गया था, न्यू बिहेवियरिस्ट कह सकते हैं हम। ई टॉलमैन ने दी थी जो थियोरी थी ना साइन लर्निंग की, है ना, साइन के थ्रू सीखना ये कह सकते हैं। तो ये क्या है, कंडीशनिंग की बात करेगा, जो जमानों से कंडीशनिंग चली आ रही थी ना, उसको नए तरीके से दिखा दिया इन्होंने। मतलब कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की ही बात की। मेज पे इन्होंने मेज लर्निंग की बात की थी। मेज लर्निंग में क्या था, भूल भुलैया थी, चूहे दौड़ते जाते थे, उनको लास्ट में रिवॉर्ड मिलता था। जब उसको थोड़ा रोक के रखा गया तो ज्यादा वो मोटिवेटेड फील हुए। तो ये क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ही खेल चल रहा था, यानी ट्रेडिशनल जो कंडीशनिंग है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की वही है, कुछ दुनिया से अलग बात नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजी टेट में आया हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम एक प्रविधि है। मतलब अधिगम की अगर हम बात करें, प्रविधि का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता मुझे, बट कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हम क्या समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया की सारी चीजें पता होंगी। ठीक है बात, इस बात पे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, विलेज में नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड जी। कोशिश कीजिए थोड़ा सा नेट बचा करके रखें, या फिर दिन में देखेंगे रिकॉर्डेड, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। बताएं एक बार, अधिगम यानी लर्निंग क्या है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की जो क्षमता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग कहलाएगा। तथ्यों को याद करना यानी रट्टा लगा लो भैया। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, यानी कि एक्सपीरियंस से आप नॉलेज को मीनिंग मेकिंग करें, या परीक्षा की तैयारी जो हम सभी कर ही रहे हैं। और जो मेन उद्देश्य है वो होना चाहिए अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की तैयारी। बट भाई पहले सर्वाइवल जरूरी है, ऐसे रोटी कपड़ा मकान की नीड्स भी तो जरूरी है ना, तो ऐसे बाद में हो जाएंगी चीजें। अनुभव द्वारा, मतलब अपनी बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो ऐसे सरफरोशी की तमन्ना ली हुई है। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की मतलब आप एक्सपीरियंसेस के बेस पर जब मीनिंग मेकिंग करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज लर्निंग। ठीक है, तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। बताएं एक बार भाई,
अध्यापक है, शिक्षक है, अगर कोशिश की जाए, अगर मान लीजिए मैं एज अ फैसिलिटेटर आपको ये कहूँ और कहती ही हूँ कि भैया काम करोगे तो होगा, ठीक है, मतलब कि इंसान जब काम करता है तो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास, मतलब भाई तुम सक्सेसफुल हो गए, हो सकते हो, या अभी तुमने ये एक छोटा सा काम किया है इसमें तुम सफल हुए हो, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अभ्यास के नियम का वो उपयोग कर रहा है। यहाँ यूज किस चीज का करेगा, ये क्या किस एक चीज का यूज किया जा रहा है टीचर के द्वारा, अभ्यास के नियम का, तत्परता के नियम का, प्रभाव के नियम का, या फिर मानसिक तत्परता के नियम का। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। सही है, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, अगर सफलता का एहसास कराया जा रहा है तो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? थॉर्नडाइक का प्रभाव का सिद्धांत। प्रभाव का सिद्धांत, अगर आप पर किसी एक चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो आप उसको आगे करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसको लेकर के मोटिवेटेड फील करेंगे। मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ इफेक्ट जो है आपका, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान। प्रथम सोपान मतलब फर्स्ट स्टेज, पहला चरण जो आप कहना चाहें, या प्राइमरी एक रोल कह लीजिए किसका होगा, तो अनुभव, रुचि, पाठ्य पुस्तक पठन या जिज्ञासा। ये आपकी क्लास के बच्चे नहीं है, अनुभव, रुचि, जिज्ञासा ये कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के जो कि आप जानते ही हैं अब तक, है ना। बताइए एक बार, 1000 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है और ये कुछ 1900 महान लोग देख रहे हैं जो लाइक नहीं करते हैं, ऐसे शर्माते हैं लाइक करने में। बताएं एक बार, आंसर कीजिए। कोई बात नहीं, डी आंसर जिज्ञासा। अरे बहुत बढ़िया, कई लोग तो खुश हो गए भाई। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी की अगर मैं बात करूं तो जिज्ञासा सीखने का प्रथम सोपान सोपान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप क्यूरियस हैं, आपके अंदर इच्छा है, तो आप फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं चीजों को। फिर आप बिना किसी के कहे भी 4 किताबें उठा करके पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर आपको मजा आए तो। जब मजा आता है तो आप नेटफ्लिक्स खोल के बैठते हैं और चिल करते हैं। तो ये मजा अगर कहीं और आने लग जाए तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो जिज्ञासा जो है, जो क्यूरियोसिटी है, जो इच्छा है, अगर वही नहीं होगी तो कोई नहीं सिखा सकता फिर किसी को भी, है ना। अनुभव तो पता नहीं कितने कितने हैं, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस को, उसको बेहतर लर्निंग में परिवर्तित करेंगे कि नहीं, ये तो यहाँ से डिपेंड करेगा। तो आंसर होगा ए। नहीं तो अनुभव तो पता नहीं कितने होते हैं आपको सुबह से शाम तक। आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट भी जो है वो जिज्ञासा से ही जागृत होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बाकी ऑप्शंस को देख करके, ठीक। नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी, रुचि भी जिज्ञासा से आएगी ना, क्यूरियस हो गए, जब इच्छा होगी किसी चीज में जब भी तो इंटरेस्ट लोगे, अदरवाइज कितनी चीजें सुबह से शाम तक देखते हो। पहला है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। अपने अध्यापक से समय की पाबंदी मतलब वो क्या हुआ है, पंक्चुअल हुआ है, तो किसको देख करके? शिक्षक को देख करके। तो वाचिक अधिगम है, यानी वर्बली उसने सिखाया है, ये ऐसी तो कोई बात हमने पढ़ी नहीं है। प्रेषण अधिगम है, कौशल अधिगम है, या फिर अधिगम अंतरण का एक उदाहरण है। आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बताइए। बी मतलब अधिगम अंतरण, नहीं नहीं नहीं, ये ट्रांसफर नहीं हुआ, ये अपने आप में प्रेषण कह सकते हैं, इसको अनुकरण कह सकते हैं, इमिटेट करना कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस पड़ा हो उस पर, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख कर हुआ है ना, निम्नलिखित में से, और देखने की बात कौन करते हैं? बेंड्यूरा करते हैं। इमिटेटिव जो इमिटेशन की उनकी थ्योरी है, तो इमिटेट किया उसने ऑब्जर्व करके, ठीक है, सिंपल था। 10th मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? पुनर्बलन आप जानते हैं, रीइंफोर्समेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट? तो रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो आप पहचान ही लेंगे रीइंफोर्समेंट तो दूर से देख के। पहला ऑप्शन है आपके सामने, नहीं लता। उत्तर 45 नहीं है, मतलब क्लास में आपने क्वेश्चन पूछा और एक बच्ची है लता, उसने आंसर किया तो आपने कहा नहीं लता, जो उत्तर है वो 45 नहीं है। फिर है कमला। कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकते, है ना। फिर थर्ड है, अरे नहीं आमतौर पर तुम गलत ही होते हो। फिर है फोर्थ, सुनील तुमने सही कहा, है ना, वेरी गुड, उस तरीके से। तो सुनील तुमने सही कहा तो मजे आ गए सुनील के। क्या है? रीइंफोर्समेंट मिल गया सुनील को कि भाई
हाँ, मतलब अब उसका मन करेगा आगे भी उस काम को बेहतर करने का। रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, आपकी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हो उसकी करेंस जो है वो बढ़ जाती है, वो आप ज्यादा करना पसंद करोगे उस चीज को। आपकी मोटिवेशन की जो एक प्रोसेस है उसमें ये बीच में पुश देगा आपको, ठीक है, बढ़ावा देगा उस एक चीज को करने के लिए। कौन बात करते हैं, स्किनर बात करते हैं इसकी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। स्वनियमन मतलब खुद को ही रेगुलेट करना, सेल्फ रेगुलेशन कह सकते हैं। पहला है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, या फिर विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया आशीष, बहुत ही बढ़िया। मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, अभी चलने दो इसको 14 तारीख तक, है ना। आपकी जेल जब मुक्त हो जाएगी तो फिर हम बायलिंगुअल आ जाएंगे, है ना। ईवीएस भी शुरू करेंगे। कल क्या रूटीन है मेरा, मैं देखती हूँ, कल ही अगर हो पाता है तो ईवीएस करेंगे। ठीक, आंसर क्या होगा, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करना, मतलब कि आप सेल्फ रेगुलेट कर पाए, अपने ही थॉट को सेल्फ ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए भैया मेरे अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, उसको फिर जान पाए और अवेयर हूं उस चीज के लिए। आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है जो सेल्फ रेगुलेशन है, मेटाकॉग्निशन है। एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है, यानी कि रिजल्ट्स जैसे आएंगे वैसी लर्निंग होगी, ठीक है। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो लर्निंग क्या क्या होगा, मतलब कि रिजल्ट्स पर, किसका तुक्का लग गया भाई, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तुक्के में भी सही हो जाना चाहिए। सब कुछ कैसे आ सकता है किसी को भी, है ना, इतना बड़ी यूनिवर्स है, इतना बड़ा पूरा प्लानिट है, कैसे सब कुछ आ सकता है। तो ज्यादा ज्ञानी ना समझे अपने आप को, पता नहीं कितने लोग आए कितने चले गए, कौन कौन क्या क्या लिख के चला गया हजारों साल पहले। एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है, यानी रिजल्ट पर बेस्ड है, रिजल्ट जैसा आएगा वैसा आगे की प्रतिक्रिया जो है वो वैसी होगी जैसा रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, धन्यवाद तृप्ति दुबे, मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट, धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए, और मैं ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट में, और बाकी के सेशन भी जल्दी लेकर के आऊंगी आपके साथ, इंग्लिश के और बाकी, ठीक है। आंसर कीजिए। परिणामों पर निर्भर है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है आपका, इसको हम कहते थे ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको स्किनर ने दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक। लो साबुन हो गई हूं मैं। हाँ, तो परिणामों पर कैसे निर्भर है, अब इसको थोड़ा सा समझ लें। इसको नैमित्तिक भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा स्किनर ने। बेसिकली इन्होंने किस बात पे फोकस किया, रीइंफोर्समेंट पर। वो जो चूहा था स्किनर बॉक्स में, उसको कब रिजल्ट की वजह से तो वो प्रभावित हो रहा था ना, वो भूखा है, क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, पहले हाथ पैर मार रहा है एक पूरे उस एक जाल के अंदर। अब क्या हुआ, जब एक बार सही रिस्पॉन्स हुआ तो खाना उसके सामने आ गया, यानी स्टिमुलस प्रेजेंट हो गया, रिजल्ट मिल गया उसे। अब इस रिजल्ट की वजह से उसको जब भी खाना चाहिएगा वो रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और स्टिमुलस प्रकट हो जाएगा। तो रिजल्ट के लिए भैया फर्स्ट आना है, इसलिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो बात होती है ना, रिवॉर्ड की स्पेशली या री की, तो वो यही काम आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग, स्किनर बॉक्स ऑब्वियसली ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही यूज हुआ था, और इसमें व्हाइट रैट को रखा गया, इवन जो पिजन था उसके साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। अब इसमें सी क्यों नहीं हो सकता यार, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा ना बनाया, अब कहो स्किनर को कोई और थियरी दे दें जाके, है ना। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, या किस चीज के लिए, किस एक अनुभव, मतलब इसमें थियरी में, तो प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं इसको, नैमित्तिक भी कहते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट दोनों कहेंगे इंग्लिश में, ठीक। तो प्रसूत मतलब कि रिस्पॉन्स पहले आएगा फिर इसमें स्टिमुलस आता है, आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी इसको कह देते हैं। ना देखियो थियरी तो देख लेना, इनकी अच्छे से डिस्कस की हुई है। परमानंद कुमार ने 40 रुपीज का किया है सुपर चैट, जी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन भी पूछ लिया करो। नेक्स्ट है आपका, सीखना एक तरह के व्यवहार का, भाई जो लर्निंग है वो बिहेवियर का क्या है, मॉडिफिकेशन यानी संशोधन है, बचाव है, एस्केप कहेंगे, विस्तार है, या प्रसार है। बताएं एक बार। हिंदी पेडागोजी कल करा देते हैं, हिंदी पेडागोजी आप टेंशन क्यों लेते हो, कल करा देते हैं। आज के क्वेश्चन ज्यादा सही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मोहिनी, ये तो
संशोधन, बहुत बढ़िया जिन्होंने भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, मतलब मॉडिफिकेशन है ना। हम कहते हैं लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन इन योर बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियरिस्ट स्पेशली यही मानते हैं, है ना। एफर्ट और प्रैक्टिस के द्वारा लाया जाने वाला परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन जो लगभग परमानेंट है, रिलेटिवली परमानेंट है, जब तक कुछ नया नहीं मिलता तब तक वही रहेगा। तो संशोधन यानी मॉडिफिकेशन है। आपको कार चलानी नहीं आती थी, आपने सीख ली, हो गया व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। तो ये एक बात है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये विस्तार है, प्रसार है, अब देखो सत्संग थोड़ा ना चल रहा है, मतलब विस्तार है, जरूरी नहीं है ना, आपका चेंज आएगा व्यवहार में, ठीक है। तो वो फिर स्कीमा पे चले गए आप। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा, देखेंगे इसको। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण से हमारा मतलब क्या होगा, यानी स्किल्स को ट्रांसफर करने के लिए। स्किल्स बहुत सारी हैं, टीचिंग भी अपने आप में एक स्किल ही है ना। और इसके अलावा ड्राइविंग से लेकर के और पेंटिंग से लेकर के आपकी गाने से लेकर के कितनी सारी तो स्किल्स हैं, ठीक है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया विष्णु। कल से यहाँ पे ढोल ताशे लगवाएंगे, एकदम बढ़िया बजेंगे वो। कौशलों की फिर ज्यादा मजा आएगा। कौशलों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, किसका, स्किल्स का, क्या है बताएं एक बार। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है, मतलब कि भाई एक ये प्रोसेस है, कोई एंड गोल नहीं है। रेखीय अभिक्रम मतलब बिल्कुल ये एक तरीके से लीनियर है, शाखीय है, शाखाओं में बटा हुआ है, तैयारी और अर्जन है। देखो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो ये मानना इंपॉर्टेंट होगा कि एक प्रोसेस है, ना कि कोई एक ऑब्जेक्टिव, कोई गोल नहीं है। आप हमेशा बेहतर होते रह सकते हैं इसमें, आप बेहतर होते रहते हैं, नेचुरली ये चलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, डी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। प्राथमिक नियम आप जानते हैं, थॉर्नडाइक ने 3 दिए हैं आपके, कौन से, प्राइमरी लॉज, और 5 दिए हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक। केवीएस पीआरटी के लिए क्वेश्चन लाइए। केवीएस जब नोटिफिकेशन निकालेगा, पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए एक अलग से सीरीज चलेगी उसी टाइम पर। 3 महीने बहुत होंगे वो सीरीज कंप्लीट कराने के लिए, इतने आप अपनी थियरीज के थ्रू तैयारी कीजिए। और ये कॉमन सेशन है, इनको भी देखिए, ये सभी के लिए मिक्स्ड क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया, ए आप लोग आंसर कर रहे हैं। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का जो नियम है, जिसको हम लॉ ऑफ एनालॉजी कह देते हैं, लॉ ऑफ एनालॉजी या शिफ्टिंग करके इसका कुछ इंग्लिश में है, मतलब समान जो सिचुएशन पहले रही हो उसके जैसा आप रिएक्ट करते हैं किसी एक नई सिचुएशन में, ये सेकेंडरी लॉ है थॉर्नडाइक का। जो 5 सेकेंडरी लॉज हैं उनका ये हिस्सा है, ना कि प्राथमिक का। जो 3 प्राइमरी लॉज हैं वो ये हैं थॉर्नडाइक के। अभ्यास यानी प्रैक्टिस करके आप सीखते हैं, जिस चीज का आप पर इफेक्ट यानी प्रभाव होगा उस चीज को आगे करने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। तत्परता यानी कि तैयार हो तो सीख पाओगे, और तैयार नहीं हो तो नहीं सीख पाओगे। तैयार मतलब सूट बूट पहन करके नहीं, दिमाग से, ठीक है। तो एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, करेंगे इंग्लिश पेडागोजी तो ऐसा करा देंगे, कोई टेंशन होगी नहीं। अभी उधर चल रहा है अनअकैडमी पर। एल्बर्ट बेंड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है, इस बात की टेंशन मत लो, जो मेरे अंडर काम है वो हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से, वो भी दिमाग में बिठाने की भी मेरी जिम्मेदारी है, मान लो। एल्बर्ट बेंड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो थ्योरी है, अगर आपने ना देखी हो सर्च कीजिएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बेंड्यूरा, यहीं लेट्स लर्न पर मिल जाएंगी कम से कम 2 वीडियोस आपको। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है, मनोलैंगिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, SLT, बाद में इसको बदल करके SCT कर दिया गया था, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। मतलब आप समाज में ऑब्जर्व करके इमिटेट करके चीजें सीखते हैं, मॉडलिंग के थ्रू मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। मॉडलिंग क्या है, आपका ध्यान जाता है, इसमें 4 चीजें इन्वॉल्व होती है मॉडलिंग में, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। मतलब कि आपका पहले कहीं ध्यान जाता है, फिर आपके दिमाग में वो चीज रह जाती है, रिटेंशन हो जाती है आपके दिमाग में, फिर आप जब उसे दोबारा करते हैं तो आप रीइंफोर्स, जब आप रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसको किसी भी एक काम को, तो फिर आप रीइंफोर्समेंट अगर मिल जाए आपको तो लर्निंग हो जाती है। ओ गॉड, ठीक है बात यहां तक की। आगे बढ़ेंगे अब,
ठीक है। अटेंशन, हाँ ये मॉडलिंग की प्रोसेस है। अटेंशन, आपका ध्यान गया किसी एक चीज पर, आपने देखा मम्मी रोटी कैसे बनाती हैं, आपने एक दिन खुद ट्राई किया, भारत का नक्शा बन गया, तो फिर से आपने ये आपके दिमाग में रह गया कि ऐसे बनती है रोटी, तो ये हुआ अवधान जो दिमाग में रह गया। अटेंशन गई, आपने रिटेंशन रख लिया इस चीज को दिमाग में, कैसे रोटी बनाई जाती है, प्रोसेस को देख करके ऑब्जर्व करके आपने इमिटेट किया, अब आपने रिप्रोड्यूस किया, खुद रोटी बनाई और ये बना भारत का नक्शा। तो आपको रीइंफोर्समेंट फिर भी मिल गया कि हाँ बेटा ठीक है, अगली बार बनाएगी तो अच्छी बन जाएगी। तो फिर आपको रीइंफोर्समेंट मिला, तो फिर से लर्निंग जो है ये हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करके मॉडलिंग हो जाती है, यानी कि लर्निंग हो जाती है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑब्जर्व करके इमिटेट करके सीखते हैं, जिसमें ये 4 स्टेजेस शामिल होती हैं। ठीक है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है। पहला है आपका, यहाँ कनाडा का भी बन सकता है, अलास्का बना दीजिए। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? वोल्फगैंग कोहलर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, यानी पर्सनैलिटी की थियोरी दी है, डेवलपमेंट की दी है, मोटिवेशन को दिया है, या फिर लर्निंग की थियोरी को इन्होंने प्रतिपादित किया है? बताएं एक बार बहुत ही तेजी से। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, संडे को 9 बजे की जगह पहले कर लेंगे सेशन। मतलब ऐसा थोड़ा ना, अब मैं इतना ये बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी उतना ही बनना चाहिए जिसमें खुशी मिल सके, तो वो हर काम कर लो जिसमें किसी और का नुकसान ना हो रहा हो, और एक आप मोटिवेट कर सको एक दूसरे को। तो मैं बिल्कुल फेवर में हूँ संडे को दिया जलाने के। बताओ एक बार आंसर कीजिए, वैसे भी कौन से काम करने हैं घर में बैठ के। अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत यानी कि इन्होंने दी है लर्निंग थियरी। ठीक है। लर्निंग थियरी कौन सी है? इंसाइटफुल लर्निंग, जिसमें अचानक से आइडिया आता है, सूझ का सिद्धांत कहते हैं जिसको। ये लर्निंग है, मतलब कि देखो लर्निंग की बहुत सारी थियरीज हैं, जो थॉर्नडाइक की है, पेवलोव की है, स्किनर की है, इनकी हल्का है इवन, और ये बेंडुरा की अगर हम बात करें, या इनकी बात करें हम वोल्फगैंग कोहलर की, तो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने लर्निंग पे बात की है। पर्सनैलिटी की थियोरीज में आपके एरिक्सन आ जाएंगे, आपके फ्रॉइड आ जाएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं। विकास के सिद्धांत में प्याजे हैं, और भी कई लोग बात करेंगे, वाइगॉस्की हैं, ब्रूनर हैं। अभी प्रेरणा की अगर मैं बात करूं तो मोटिवेशन में आप जानते ही हैं अब्राहम मैस्लो हैं, और जो हल्का सिद्धांत है वो भी मोटिवेशन में ही आएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये बताइए। अभिलाषा कौन है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अधिगम वक्र में पठार बनता है, यानी कि अधिगम वक्र में पठार यानी कि लर्निंग कर्व में प्लेट्यू कब आएगा? मैं हर रोज कोशिश करती हूँ एक क्वेश्चन प्लेट्यू पे नया आपके साथ डिस्कस हो जाए। प्लेट्यू वो स्टेज है जहां प्रोग्रेस आपकी नहीं हो रही होती, बिल्कुल जो कर्व है वो फ्लैट हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि अधिगम वक्र में पठार कब बनता है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के कारण होगा ऐसा, अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड, थकान, या परिपक्वता? तो देखो ये जो आपका अधिगम वक्र में जो ये बनेगा ना पठार, प्लेट्यू, रुकाव आ गया, आप थम गए एक तरीके से। तो या तो आप थक गए, या आपकी रुचि कम हो गई, जो इंटरेस्ट था वो चला गया, बहुत डिफिकल्ट है कोई चीज तब भी ऐसा हो सकता है ना, इतना ज्यादा कर लिया किसी एक चीज को कि अब आपको ब्रेक चाहिए। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो प्लेट्यू है लर्निंग में वो फ्लैट हो जाता है, जो कर्व है। कभी कभार आपका मन करता है ना यार बहुत पढ़ लिया, चलो अब छुट्टी करते हैं, तो वो वाली स्थिति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। या डिफिकल्ट हो क्वेश्चन तब भी ये हो सकता है जो कंटेंट है। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आज आपके कितने ठीक हुए? क्वेश्चंस अच्छे थे, मैंने बहुत ही तसल्ली से डिस्कस किए हैं, हालांकि मैं थोड़ी सी थकी हुई भी थी। तो होपफुली मज़ा आया होगा आपको। 2100 लोग देख रहे हैं, इतने ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में आपने किया ही हुआ होगा, बाकी तो एक्स्ट्रा बात है। ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके होते हैं। चलिए धन्यवाद। कितने आए एक बार कमेंट करके बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही था। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और मैं खाना खा के सोऊंगी। हाँ आज थोड़ा सा लेट हो गया, 8/10। कोई बात नहीं पंकज, आप बाद में आए तो। ये कौन डैब कर रहा है? पकड़ो इस बच्चे को। रिक्की जैन, बहुत बढ़िया। ये रिक्की जैन कह रही है याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा 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 अच्छा। नहीं ये देखना पड़ेगा अभी, करेक्शन डेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते मत, जिन्होंने भी पूछा था करेक्शन डेट का। चलिए ध्यान रखिए अपना। कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना।
थियोरी लर्न करने की ट्रिक जो है, मैं थियोरीज में स्टेजेस को लर्न करने की बहुत सारी ट्रिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई हैं, बट थियोरी लर्न करने का ट्रिक्स में विश्वास मैं नहीं रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आप जब समझते हैं ना, बार बार 4 बार आप थियोरी देख लीजिए, आपको मजा जब आने लग जाएगा, अपने आप याद हो जाएगी, कराने की जरूरत ही नहीं है, कभी नहीं याद किया कुछ, ठीक, तो वो अपने आप हो जाता है। बाकी फिर भी डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। बहुत बढ़िया संध्या जी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।